हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है बाल विकास के इस रामबाण मैराथन क्लास में। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यह वीडियो कंप्लीट देखने के बाद बाल विकास सीडीपी में आपको अलग से एक तिनका भी नहीं पढ़ना होगा। और आज तक बाल विकास का कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया, यह वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से वह कॉन्सेप्ट आपको, वह थ्योरी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक पे चलते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक को क्रम से हम व्याख्या सहित, बहुत ही आसान व्याख्या सहित समझने वाले हैं। उसके बाद 300 एमसीक्यू प्रश्नों से, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों से हम प्रैक्टिस भी करेंगे हर एक टॉपिक के। चलिए तो पहले टॉपिक वृद्धि और विकास की तरफ चलते हैं। उसके बाद ऐसे क्रम से एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से कम समय में समझेंगे हम। और इस मैराथन क्लास में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे हम। सबसे पहले अगर बाल विकास हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकास को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वृद्धि से पहले, क्योंकि वृद्धि जो है विकास का ही एक अंग है कह सकते हैं। तो विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, इन्हीं सभी जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं चीज़ों से ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो विकास क्या है? निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो कि जन्म से पहले, ठीक है, गर्भावस्था से शुरू होकर जीवन पर्यंत मृत्यु तक चलती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, विकास आप समझ चुके होंगे कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और विकास शुरू कब से होता है? तो जन्म के बाद से नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में जन्म के बाद भी ऑप्शन होगा, लेकिन जन्म के बाद नहीं, जन्म से पहले, जन्म से पहले विकास शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि गर्भावस्था के समय से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत मृत्यु तक यह चलता रहता है। चलिए अब ग्रोथ की बात करते हैं, यानी कि वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वृद्धि परिमाणात्मक होती है, ठीक है, परिमाणात्मक होती है। यानी कि इसको हम माप सकते हैं, इसको हम अपने आंखों से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी बच्चा छोटा है, जब 1 साल का है, तो उसका जो आकार है, उसका जो शरीर है, उसकी हाइट है, ठीक है, या फिर उसका कह सकते हैं वजन है, यह हम अपने आंखों से देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ, 1 साल बाद, अगर 1 साल पे हमने 1 साल पहले उसको देखा हुआ है, फिर दूसरे वर्ष अगर उसको देखते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, उसका वजन हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, माप सकते हैं। तो वृद्धि को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, या परिमाणात्मक होती है। जैसे कि बालक की ऊंचाई, वेट, ठीक है, इन सब में जो भी परिवर्तन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, ग्रोथ के साथ, वृद्धि के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। इसका भी नाम आपने सुना होगा, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि परिपक्वता से तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि, यानी कि इंटरनल ग्रोथ, तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन यहाँ ऐसे ही बनेगा कि आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित जो होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? हम परिपक्वता कहेंगे। यहां पर एक चीज और समझिए कि परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी और ग्रोथ, वृद्धि, ये दोनों क्या है? विकास के ही एक अंग है। यानी कि विकास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और यह कई हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है। तो विकास के ही ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए परिपक्वता क्या होता है, जैसे कि बच्चों का खिसकना, ठीक है, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना, ये सभी क्या है? परिपक्वता को दर्शाती हैं। और यह क्या होता है? आंतरिक होता है, इसको हम माप नहीं सकते, ठीक है। इसकी जैसे यहाँ पर वृद्धि जो होती है बालक की, उसको ऊंचाई में आप नाप सकते हैं, उसके वजन को नाप सकते हैं, लेकिन परिपक्वता को आप नाप नहीं सकते, यह इंटरनल होता है। अब यहाँ पर देखिए, विकास के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं वन लाइनर के रूप में जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए विकास क्या है? विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक। उसके बाद विकास बहुआयामी और प्रासंगिक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से, या फिर विकास की गति किससे प्रभावित हो सकती है? तो ऑप्शन में व्यक्तिगत अंतर आएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन बनता है। आपने मस्तोदमुखी, ठीक है, का नाम सुना होगा। सर से पैर की ओर जो विकास होती है, बच्चा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
बच्चे का जो विकास होता है गर्भावस्था के समय या फिर जन्म के बाद भी, वह कहाँ से शुरू होता है? सर से शुरू होता है और नीचे की तरफ, पैर की तरफ बढ़ता है। यानी कि सबसे पहले कह सकते हैं कि उसके मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद वह क्या होता है, धीरे धीरे विकास नीचे की तरफ यानी कि पैर की तरफ आता है। और ऐसे ही जन्म के बाद भी बच्चा क्या करता है, सबसे पहले देखना स्टार्ट करता है, ठीक, सुनना स्टार्ट करता है, यानी कि ऊपर वाले अंगों का प्रयोग वह सबसे पहले करता है। उसके बाद आंखों का प्रयोग करता है, कान का प्रयोग करता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर अपने हाथ को हिलाना शुरू करता है, चलना वह आखिरी में स्टार्ट करता है, ठीक है। या न कि बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है। तो इसी से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है। यानी कि मानसिक मस्तिष्क वाली चीज़ों का विकास पहले होता है और जो गामक क्रियाएं हैं, चलने फिरने वाली क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका विकास धीरे धीरे बाद में होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक शब्द इसके लिए लिखा मिल सकता है, मस्तोद मुखी, ठीक है। मस्तोदमुखी मतलब क्या होता है, मस्तिष्क से ऊपर से नीचे की ओर जो विकास होता है उसको ही मस्तोदमुखी बोलते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। और एक चीज़ और है, जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है, ठीक है। चलिए, यानी कि बच्चा पहले मूर्त चीज़ों को, मूर्त कॉन्सेप्ट को, यानी कि जो देख सकता है उसको समझता है। जैसे कि जीन पियाजे का थ्योरी आपने पढ़ा होगा, पहले मूर्त चीज़ों को बच्चा देखता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फिर अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वह अमूर्त चीज़ों के बारे में, जिसको देख नहीं सकता, ठीक है, उनके बारे में भी चिंतन करना शुरू करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर होता है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि जो शारीरिक विकास है और मानसिक विकास है, विकास बालक का जो विकास है, दो प्रकार के विकास का हम अध्ययन बाल विकास में करते हैं। पहला विकास जो मानसिक होता है और दूसरा विकास पूरा शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास और मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से, ध्यान रखिएगा, धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं। और उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए और यह वीडियो अपने ग्रुप में अभी सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। प्लीज़, यह रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। अब देखिए, ग्रोथ के बारे में हमने देख लिया वन लाइनर के रूप में। अब डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में देख लिया। अब हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं, वृद्धि के बारे में। वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक, केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करती है वृद्धि, ध्यान रखिएगा। जो ग्रोथ है, वृद्धि है, विकास का ही एक चरण है। विकास जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, विकास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर ही वृद्धि, परिपक्वता, ये सारी चीज़ें आती हैं। परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है, यानी कि वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उसको देखा और नापा जा सकता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिणामों, ठीक है, परिवर्तनों जैसे कि बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई, भार आदि में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है। ग्रोथ यानी कि वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। यानी कि 18 वर्ष तक आपने देखा होगा कि 18 वर्ष की आयु तक जो है वृद्धि यानी कि लंबाई वगैरह जो बढ़ना होता है लगभग बढ़ जाता है, ठीक है। एक निश्चित उम्र के बाद ये वृद्धि जो होती है, ग्रोथ जो होता है, यह होना बंद हो जाता है। लेकिन जो विकास है यह निरंतर चलता रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिणात्मक, जिनको नापा जा सके, तौला जा सके, उनसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वृद्धि और विकास के सिद्धांत, हाँ यहाँ क्वेश्चन पूछता है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से, तो निरंतर विकास का सिद्धांत, ठीक, यानी कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत, ठीक है। विभिन्न गति का सिद्धांत का मतलब हुआ कि आप देखेंगे अगर दो बालक हैं तो दोनों बालक का जो विकास का गति होगा वह अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों का विकास सेम होगा। और विकास का क्रम का सिद्धांत का क्या मतलब हुआ कि विकास एक क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले बच्चे का कोई एक हाथ, दायां हाथ इतना लंबा हो जाए फिर बायां हाथ लंबा हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। या फिर एक पैर इतना बड़ा हो जाए फिर दूसरा पैर बड़ा हो। यह एक क्रम से चलता है, निश्चित क्रम से चलता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है विकास। विकास दिशा का सिद्धांत, ठीक है, दिशा वही मस्तोन्मुखी की बात करते हैं यहाँ पे। विकास की दिशा का सिद्धांत का मतलब हो गया कि ऊपर से नीचे की दिशा की ओर विकास होता है। चलिए, एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी क्या है,
वृद्धि और विकास के यानी कि विकास के सिद्धांत हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाल विकास के जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्र हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि बच्चे का मानसिक विकास, ठीक, यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास, ये देखिए यहाँ पर भाषागत विकास, यहाँ पर इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का जो इमोशन है, रोना, हंसना, ठीक है, चिल्लाना, दुखी होना, खुश होना, ये सभी क्या है, इमोशनल। संवेगों का, संवेग आपने सुना होगा, तो संवेगात्मक विकास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, भाषा विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद उसके मानसिक विकास के बारे में और उसके शारीरिक विकास के बारे में। तो ये सभी क्या है, बाल विकास के क्षेत्र हैं। शारीरिक विकास, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, भाषा, सृजनात्मक, ठीक है। मानसिक विकास पर थ्योरी किसने दिया है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो जीन पियाजे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, नैतिक विकास की अगर बात करेंगे तो कोहलबर्ग का नाम आएगा, ठीक। ऐसे अलग अलग विकास पे, भाषा विकास की बात करेंगे चॉम्स्की का नाम आएगा। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं बाल विकास की, यानी कि बालक का जो विकास है उसकी विभिन्न जो अवस्थाएं हैं, इनसे भी क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं 3 प्रकार की मुख्य रूप से हैं, जिनका अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं या फिर शिक्षा के जगत में करते हैं। पहला हो गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो शैशवावस्था जो है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। बाकी कहीं कहीं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको 3 वर्ष, 2 वर्ष, ठीक है, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर उन्होंने एक तरह से 0 से 2 वर्ष ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसे आगे जैसे अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार क्या है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष माना गया है या 6 वर्ष तक, फिर 6 से 11 या 12 वर्ष बाल्यावस्था, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, 18 वर्ष के बाद प्रौढ़ावस्था। तो ऐसे अलग अलग, यहाँ पे कोल ने देखिए, कोल ने शैशवावस्था को सिर्फ 2 वर्ष तक माना है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था, पूरा बाल्यावस्था। तो ऐसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उसका उम्र अलग अलग माना है, लेकिन हम एक जो कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट उसका है, यही है कि शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है, तो 6 वर्ष से 11 वर्ष ऑप्शन में होगा या फिर 11 से 12 वर्ष होगा, 6 से 11 या 12 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। शैशवावस्था नोट कर लीजिए 5 से 6 वर्ष, किशोरावस्था ये अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार हो गया। अब कोल के अनुसार देखिए शैशवावस्था, यही क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कोल के अनुसार शैशवावस्था का सही उम्र क्या है या कितना माना गया है, तो जन्म से 2 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था कोल ने माना है 2 से 5 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था माना है 6 से 12, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, 13 से 14 वर्ष, प्रारंभिक किशोरावस्था 15 से 16, मध्य किशोरा 17 से 18, उत्तर किशोरा 19 से 20, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुत डीप में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा आपसे अधिक से अधिक शैशवावस्था या फिर बाल्यावस्था के बारे में ही पूछा जाएगा। वैसे ये सभी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो चुका है, पुराने हो गए हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बाल विकास के हर एक टॉपिक को हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं। अभी आगे जो है हर एक मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी आएगी, ठीक है, और बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाली है, तो आगे बने रहिए। शैशवावस्था की विकासात्मक विशेषताएं जो हैं देख सकते हैं यहाँ पर, बच्चे जो छोटे होते हैं, ठीक है, तो शैशवावस्था में होते हैं, तो उनका शैशवावस्था में विकास किस तरीके से होता है, किन किन चीज़ों का विकास उनके अंदर हो जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है, शारीरिक विकास तेजी से होता है शैशवावस्था में, मानसिक विकास भी तेजी से होता है, सीखने में तीव्रता रहती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नैतिक भावना का अभाव रहता है शैशवावस्था में। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, तो क्या होता है, उनके अंदर नैतिकता की कमी होती है, ठीक है। उसके बाद संवेगों का प्रदर्शन वो करते हैं, ठीक, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार होता है। ये सारी चीज़ें शैशवावस्था की विशेषता हैं। अब आगे देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषता, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता रहती है, आत्मनिर्भरता की भावना रहती है, प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, संवेगों का दमन होता है, ठीक, भाषा विकास पर बल,
यही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अवस्था है, बाल्यावस्था। जिस समय बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ करते हैं उसी समय उनका भाषागत विकास सबसे तेजी से होता है और इसी समय भाषा विकास पर ध्यान दिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हिंदी में भी पूछा जा सकता है, बाल विकास में भी आ सकता है ये चीज़ कि भाषा विकास के लिए सबसे परफेक्ट जो उम्र है या अवस्था है कौन सी है, तो बाल्यावस्था। अब देखिए 6 से 12 वर्ष यह जन्मोपरांत द्वितीय अवस्था है। यह बालक का निर्माणकारी काल है। इस अवस्था में बालक बहुत सारी गंदी चीज़ें सीखता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, डर्टी एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी काल भी कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। यह सर्वाधिक स्फूर्ति वाली अवस्था है, यह खेलने वाली अवस्था है, ठीक है, इसलिए इसे खिलौनों और खेल की आयु भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी एक अलग गैंग बनाता है, इसलिए गैंग एज भी इसको कहा जाता है। चलिए, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हो गई बाल्यावस्था के बारे में। और किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक छोटा सा वीडियो इस मैराथन क्लास के बाद बनाकर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला है किशोरावस्था की विशेषताएं। तो किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है? शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तेजी से। मानसिक परिपक्वता आ जाती है, घनिष्ठ मित्रता होती है, समूह का महत्व समझ आता है, स्वाभिमान की भावना होती है। देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे आप जीन पियाजे पढ़ेंगे, ठीक, जीन पियाजे ने सभी प्रकार के जो भी अवस्थाएं हैं सबके बारे में अलग अलग विशेषताएं, मानसिक रूप से विशेषताएं जो होती हैं चेंज, उनके बारे में बताया है। ऐसे वाइगोत्स्की ने बताया है, कोहलबर्ग ने बताया है। तो अगर सभी मनोवैज्ञानिकों की थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो उन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, तो आगे हम वही चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ईश्वर और धर्म के प्रति विश्वास, काम प्रवृत्ति में तीव्रता, समायोजन और स्थिरता का अभाव, ये सारी चीज़ें किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखिए, बुद्धि की बात करते हैं। इंटेलिजेंस टॉपिक आ गए। इंटेलिजेंस टॉपिक से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईक्यू क्वेश्चन जो होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है। आईक्यू का फुल फॉर्म यानी कि बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम इसके परिभाषाओं की बात करते हैं। और मनोवैज्ञानिकों की जो परिभाषाएं हैं वो सभी परिभाषाएं नोट की गई हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में बाल विकास से पूछी गई हैं। तो वीडियो के अंत में सभी मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको नोट करा दी जाएंगी। उन्हीं से एक आध परिभाषा पूछेगा, गारंटी है 1 नंबर क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए, टर्मन ने क्या कहा है कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में, ध्यान दीजिएगा, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है, टर्मन के अनुसार, ठीक है। उसके बाद विलियम स्टर ने क्या कहा है कि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। एक चीज पूछा जा सकता है, यहां पर दिया होगा कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना होगा कि टर्मन का है, ठीक है। उस वैसे ही स्टर्न का भी आपको बताना होगा, नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं या फिर 1-2 बार देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अब देखिए, बुद्धि के जो सिद्धांत है, विभिन्न सिद्धांत हैं बुद्धि टॉपिक से। बुद्धि के सिद्धांत जो हैं, एक कारक सिद्धांत है, किसने दिया है? विने टर्मन तथा स्टर्न ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, स्पीयरमैन ने ही दिया है। द्विकारक और त्रिकारक, ठीक है, त्रिकारक। उसके बाद बहुकारक सिद्धांत काफ़ी फेमस है, थॉर्नडाइक का। समूह कारक थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि एग्जाम में आया हुआ है, आरवी कैटल, ठीक है। इन चीज़ों को याद कैसे आप रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, 1 मिनट। बहुबुद्धि संरचनात्मक हॉवर्ड गार्डनर ने। पदानुक्रमित फिलिप वर्नन ने, ठीक है। अब देखिए, इसको आप याद कैसे कर सकते हैं। DSSB या 68,500 शिक्षक भर्ती की जब तैयारी चल रही थी तो उस टाइम मैंने खुद कैसे याद किया था इन चीज़ों को, या CTET वगैरह के टाइम पे। तो देखिए, जैसे तरल ठोस बुद्धि वाला सिद्धांत है और इसको कैटल ने दिया है इस सिद्धांत को। तो तरल यानी कि क्या हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, चाय क्या होता है? तरल होता है, ठीक। और केतली जो होती है, केतली, वह क्या होता है? ठोस होता है। मैंने ऐसे याद किया था, बाकी आप अपना खुद का भी ये सारे ट्रिक बना सकते हैं। तो तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया? केटल ने दिया, कैटल ने। कैटल कैसा साउंड करता है? केतली जैसा साउंड करता है। चाय को किस में रखते हैं? केतली में रखते हैं। चाय क्या होता है? तरल होता है। यानी कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है, आरवी कैटल ने दिया है। कैटल यानी कि केतली जैसा साउंड हो रहा है, ठीक है। केतली यानी जिसमें चाय रखते हैं, देखते होंगे बर्तन होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें कि चाय रखा होता है। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे कि
तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल। इस तरीके से क्या है, हम याद रख सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें हैं आप याद कर सकते हैं, ऐसे ही अलग अलग ट्रिक बनाकर। यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, तो उनको भी आप नोट करते चलिए बुद्धि टॉपिक से। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है, तो स्पेंसर ने किया था, ध्यान रखिएगा। बुद्धि परीक्षण का निर्माण करने वाला सबसे पहला इंसान या सबसे पहला मनोवैज्ञानिक तो अल्फ्रेड बीने ने। उसके बाद बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि। लेकिन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके प्रकार को अलग अलग बताया, जो कि आगे हम देखने वाले हैं। अगर किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा पूछेगा फिर तो उस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है आपको बताना होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट पूछता है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार आपको बताना होगा। अगला है बुद्धि को प्रभावित करने वाला कारक जो है वह होता है जेंडर, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट, वंशानुक्रम, आयु, प्रजाति, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को किसने दिया, बीने टर्मन स्टर ने। बुद्धि के बहु कारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया, कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन, त्रिआयामी बुद्धि गिलफोर्ड, ठीक है। उसके बाद अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिआयामी बुद्धि, गिलफोर्ड ने दिया हुआ है। बुद्धि लब्धि का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया, ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का सुझाव, आईक्यू का जो फार्मूला वगैरह है इन चीज़ों का। बुद्धि लब्धि का आविष्कार किस मनोवैज्ञानिक ने किया, टर्मन ने किया, ठीक है। बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने तैयार किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने तैयार किया था, तो बीने साइमन ने किया था, ठीक है। बीने सी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना किसने की, वुम्ट ने की, विलियम वुम्ट का नाम आपने सुना होगा। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने और कब किया, तो आरबी कैटल ने किया। मानसिक परीक्षण, ध्यान रखिएगा, मानसिक परीक्षण आरबी कैटल, ठीक है, कैटल या कैटल ने किया सबसे पहले। बुद्धि लब्धि निकालने की विधि किसने दी, टर्मन ने दी, ठीक है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण का आविष्कार किसने किया, किस देश में हुआ, तो अमेरिका में हुआ। उसके बाद बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। उसके बाद सीखने की शक्ति ही बुद्धि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वकिंघम ने कहा है कि बुद्धि की सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। अगला है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, टर्मन ने कहा। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ शामिल की गई हैं। ऐसे ही इस वीडियो में कुछ भी शामिल नहीं है, जो भी चीज़ें शामिल हैं एग्जाम में पूछे जाने का मैक्सिमम चांस है उनका। अगला है बुद्धि 18 वर्ष की आयु पर अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती है, यह कथन किसका है, तो थॉर्नडाइक ने कहा है। बुद्धि केवल 14 वर्ष की आयु तक ही बढ़ता है, स्पीयरमैन ने कहा है, जबकि यह इस कथन से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ। बाकी बहुबुद्धि सिद्धांत को देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम समझते हैं। इनसे पहले जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि बुद्धि एक प्रकार की होती है, ठीक है, सभी के पास एक प्रकार की बुद्धि होती है और इसी का प्रयोग करके अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने क्या सिद्ध किया और क्या अपनी पुस्तक में लिखा, ठीक है, क्या थ्योरी दिया बुद्धि के संबंध में, कि बुद्धि जो होती है 8 प्रकार की होती है, ठीक है, और सभी के पास एक विलक्षण योग्यता होती है, ठीक है, हर इंसान के पास एक विलक्षण योग्यता होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा संगीतकार होता है तो कोई बहुत अच्छा गणितज्ञ होता है, कोई बहुत अच्छा वक्ता होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और कितने प्रकार की होती है इन्होंने बताया, 8 प्रकार की होती है, ठीक है। बुद्धि का स्वरूप इनका मानना था कि एकांकी ना होकर कैसी है, बहुकारकी है, ध्यान रखिएगा, बहुकारकी है, बुद्धि बहुकारकी होती है, इनका मानना था। और प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, ये भी इनका मानना है कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से, यहाँ पर जो भी 8 प्रकार दिए हुए हैं, एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है। और प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि का एक दूसरे से क्या होता है, स्वतंत्र प्रकार का स्वरूप होता है। चलिए उसके बाद अगला जो पॉइंट इनके थ्योरी से निकलकर सामने आता है और जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है, यानी कि हर इंसान विशेष होता है, स्पेशल होता है, उसके पास स्पेशल जो होता है बुद्धि होती है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बुद्धि के विभिन्न प्रकारों में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। चलिए तो आप कॉन्सेप्ट इनके समझ चुके होंगे, बस मेन कॉन्सेप्ट यही है, आप एक लाइन में याद रखिएगा कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। नोट कर लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है।
विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा आप। और 8 प्रकार के बुद्धि का इन्होंने प्रकार बताया हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब भाषाई बुद्धि जिसके अंदर होगी वह अच्छा भाषा पर पकड़ रखने वाला इंसान होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला यहाँ पर है सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो पहला, जैसा कि भाषाई बुद्धि जिसके पास होगी, ठीक है, इन लोगों में क्या होगा, भाषा को प्रवाहपूर्ण तरीके से अपनी बात सामने वाले के समक्ष रखने की तीव्रता होगी या क्षमता होगी। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कवि होते हैं या फिर लेखक होते हैं या फिर अच्छे वक्ता होते हैं या फिर कह सकते हैं जो नेता होते हैं, अच्छे बोलते हैं ना, नेता अपनी बातों से सबको कह सकते हैं कि मूर्ख बना देते हैं। तो उनमें ऐसी क्षमता होती है बोलने की, भाषा पर इतनी स्ट्रांग पकड़ होती है। तो समझ गए ना आप। अगला है स्थानिक या फिर यहाँ दैहिक नहीं देशिक होगा, इसको नोट कर लीजिए। देशिक बुद्धि जिसमें होगी वे लोग क्या होते हैं, विमान चालक, पायलट यानी कि, ठीक है, चित्रकार, वास्तुकार, ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि दैशिक बुद्धि जिसमें होगी वे पायलट होंगे या फिर चित्रकार होंगे या वास्तुकार होंगे। उसके बाद जो अगला आता है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अब यहाँ पर जैसे संगीतात्मक है तो संगीत के क्षेत्र में वो अच्छा नाम करते हैं, अच्छा उनमें टैलेंट होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अंतरवैयक्तिक जो है, अंतरवैयक्तिक बुद्धि जिसके अंदर होगी वह दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, संवेदनशील होते हैं कह सकते हैं। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसमें होगी, यानी कि वे किसी भी चीज़ के प्रति तार्किक रूप से अध्ययन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि जिसके अंदर होगी। उसके बाद जो यहाँ पर अगला है अंतःवैयक्तिक, एग्जाम में कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिसमें होती है हावर्ड गार्डनर के अनुसार वे लोग क्या होते हैं, अपने खुद के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। और ऐसी बुद्धि रखने वाले लोग क्या होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसफर होते हैं, ठीक है, या फिर धार्मिक नेता होते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप अंतर्वैयक्तिक तो समझ ही चुके कि दूसरे की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। उसके बाद स्थानिक, दैशिक, भाषाई, इंद्रियगत, सांगीतिक, तार्किक, ये 8 प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे आगे अगले थ्योरी की तरफ। अब बीने का एक कारक सिद्धांत, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है, वो सब कुछ शामिल है इसमें। तो बीने का एक कारक सिद्धांत है, आगे देखते हैं। तो इसका प्रतिपादन किया था फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने ने, ठीक है, तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक टर्मन तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एबिंगास ने इसका समर्थन किया है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुयायियों ने बुद्धि को समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना है। ठीक, उसके बाद आगे क्या कहा गया है इस थ्योरी के बारे में कि अल्फ्रेड बीने ने यह भी माना है कि बुद्धि समग्र रूप वाली होती है और व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने में अग्रसारित करती है। ठीक है, अग्रसारित करती है। यह एक एकत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसा नहीं है, इनका मानना है कि बुद्धि ऐसी चीज़ है जिसको हम 8 प्रकार या फिर 4 प्रकार या 3 प्रकार में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, यह एक कारक होता है। और इसके विपरीत हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया कि बुद्धि बहुकारक होता है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अल्फ्रेड बीने ने इसको एक कारक माना है और हावर्ड गार्डनर ने इसको बहुकारक माना है। तो इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति किसी भी विशेष क्षेत्र में निपुण है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण रहेगा। इसी एक कार्य के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बीने ने बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता माना है। ठीक है, टर्मन ने इसे विचार करने की योग्यता माना है तथा स्टर्न ने इसे नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता माना है। तो यहाँ पर विलियम स्टर्न ने, ठीक है, टर्मन ने और उसके बाद बीने ने बुद्धि को क्या क्या माना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो टर्मन ने इसे विचार करने की योग्यता माना है तथा स्टर्न ने इसे नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता माना है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने है। बुद्धि का वर्गीकरण जो है लुईस टर्मन के द्वारा किया गया जो आईक्यू का वर्गीकरण है, ये आप ध्यान रखिएगा। इनसे एक क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, या फिर बुद्धिलब्धि निकालने का फॉर्मूला जो है इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे है 25 से कम आईक्यू अगर होगा, आईक्यू जो है अगर 25 से कम है तो उसको महामूर्ख या जड़ बुद्धि बोलेंगे, इंग्लिश में इडियट बोलेंगे उसको। ठीक,
25 से 49 होगा तो मूढ़, 50 से 69 होगा 69 तो होगा मूर्ख, 70 से 79 79 होगा तो मंद बुद्धि वाला बच्चा होगा, 80 से 89 होगा तो सुस्त बुद्धि वाला, 90 से 109 या 110 होगा तो सामान्य बुद्धि। और यही अक्सर पूछा जाता है कि 90 से 110 आईक्यू वाला बच्चा कैसा होगा, तो ये होगा सामान्य बुद्धि वाला। ठीक है, याद रखिएगा आप ये चीज़। 110 से 119 सामान्य या औसत, ठीक। 120 या 39 श्रेष्ठ बुद्धि और प्रतिभाशाली बच्चे, 140 आईक्यू से जो ऊपर हैं वो प्रतिभाशाली हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछा गया है आज तक वो मैं आपको बता रहा हूँ। 25 से कम पूछा गया है, ठीक। 110 से 90 से 110 पूछा गया है और 140 से अधिक पूछा गया। आज तक जो भी परीक्षाएं हैं यही सबसे ज़्यादा बार पूछी गई हैं, तो आपको यही याद रखना है। 140 से ऊपर आईक्यू होगा, बुद्धि लब्धि होगी तो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाएंगे, ठीक है। 90 से 110 या 109 होगा तो सामान्य बुद्धि और 25 से कम होगा तो महामूर्ख या जड़ बुद्धि। चलिए अब उसके बाद बुद्धि लब्धि निकालने का जो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो है मानसिक आयु। इसको हम लिख सकते हैं आईक्यू का फॉर्मूला, यानी कि यम्मे अपान CA गुणे 100, यही आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। उपरोक्त सूत्र को टर्मन बुद्धि लब्धि सूत्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आईक्यू निकाला जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, ठीक है, शारीरिक आयु इतनी है, बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। बुद्धि लब्धि इतनी है, मानसिक आयु इतनी है तो उसकी शारीरिक आयु क्या होगी, ऐसे मतलब, या मानसिक आयु क्या होगी, आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से भी। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। अब आगे बात करते हैं व्यक्तित्व की, ठीक है, पर्सनैलिटी की। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वैलेंटाइन ने क्या कहा है व्यक्तित्व के बारे में, कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। गिलफोर्ड ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। चलिए उसके बाद अब आगे चलेंगे। व्यक्तित्व के जो प्रकार है, युंग का वर्गीकरण आपने सुना होगा। तो युंग के अनुसार व्यक्तित्व को हम पढ़ते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक युंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में मनुष्य के प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार से विभाजित किया है, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर। युंग का वर्गीकरण प्रकृति के आधार पर क्या है? 3 प्रकार का है। अंतर्मुखी, इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग जो होते हैं, लोगों का स्वभाव, आदतें व गुण बाह्य रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में मस्त रहते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। अगला जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं, लोगों की रुचि बाह्य जगत में होती है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार में कुशल, चिंतामुक्त, ठीक है, चिंतामुक्त, सामाजिक, आशावादी, साहसी तथा लोकप्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। उभयमुखी वाला क्या होगा? इस प्रकार के व्यक्ति में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं अच्छे लेखक या फिर वक्ता दोनों हो सकते हैं, या फिर दोनों में से एक बन सकते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग युंग के अनुसार, याद रखिएगा। चलिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीनों आपने देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और असाधारण। एक क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण है, ध्यान रखिएगा। लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय और असाधारण। इसके बाद अगला जो है प्रमुख व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां। आपने ये भी देखा होगा, जो व्यक्तित्व परीक्षण है उसकी तमाम विधियां होती है और इसका प्रयोग जो है सेना में भर्ती के टाइम, ठीक है, जो CDS वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती हैं। या फिर युद्ध के दौरान जो प्रथम या द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय टाइम नहीं था कि एग्जाम के थ्रू या किसी और प्रक्रिया के द्वारा सेना में भर्ती किया जाए। तो यही सभी परीक्षण जो है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, TAT परीक्षण, ठीक है, CAT परीक्षण, इसके द्वारा ही सेना में भर्ती किए जाते थे लोग, ठीक। तो आप ध्यान से देखिए कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण या RIT क्या होता है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। RIT, इसे संक्षेप में RIT कहते हैं, जिसका पूरा नाम है रोसार्क इंक रूट, ठीक है, टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण हरमन तथा रोसा नामक स्विस मनोवैज्ञानिकों ने किया। याद रखिएगा कि रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन और रोसा 2 मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया। इनमें 10 कार्ड होते हैं, ठीक है,
रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 10 कार्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा। कार्ड संख्या 1, 4, 5, 6, 7 पर काले सफेद रंग होते हैं तथा कार्ड संख्या 2, 3 पर काले सफेद और लाल रंग होते हैं तथा कार्ड संख्या 8, 9, 10 पर कई रंगों का कह सकते हैं मिक्स होता है। ठीक है, एक कार्ड एक एक करके क्रमिक रूप से व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें जो कार्ड है इसमें दिखाई क्या दे रहा है। ठीक है, और इसके आधार पर यह टेस्ट किया जाता है। इसका जो बहुत सारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही हम समझने वाले हैं। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है कि RIT रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है, तो 10 प्रकार के कार्डों का प्रयोग किया जाता है और हरमन और रोसा नामक मनोवैज्ञानिकों ने यह परीक्षण बनाया है। ऐसे ही आगे है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको TAT कहते हैं, काफ़ी फेमस है और एग्जाम में आया हुआ भी है, DSSB वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसे संक्षेप में TAT कहा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, इस परीक्षण का निर्माण मॉर्गन तथा मुर्रे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, TT परीक्षण, ठीक है, TAT परीक्षण मॉर्गन तथा मुर्रे ने 1935 में किया था। इसे कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसमें 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें 30 चित्रों का TAT परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला है बालक अंतर्बोध परीक्षण, CAT। ठीक है, चिल्ड्रेन अपरसेप्शन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1948 में किया था। इसमें 10 चित्र होते हैं, सभी चित्र किसी न किसी जानवर के बने होते हैं। ठीक है, जो पुरुषों जैसा व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। इसके द्वारा बालकों के रुचियों और उनके क्रियाओं के बारे में पता चलता है। तो ये सभी जो टेस्ट हैं प्रमुख व्यक्तित्व टेस्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा इन सभी को। अब हम बात करने वाले हैं अधिगम, लर्निंग की, यानी कि सीखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके TET या CTET या UPTET शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जो सीखना होती है वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही बेहतरीन तरीके से वह सीख सकता है या सीख पाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अधिगम के सिद्धांत वगैरह को डिटेल में देखते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत या और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम लर्निंग पे थ्योरी दी है, सीखने पे, तो सभी को देखेंगे डिटेल में। यहाँ पर देखिए, सीखने के सिद्धांत को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। 2 प्रकार हैं सीखने के। तो व्यवहारवादी सिद्धांतवादी कौन कौन से हैं? थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। हल का प्रबलन का सिद्धांत, ठीक है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ये सभी क्या है? व्यवहारवादी सिद्धांत है। उसके बाद अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत संज्ञानवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत और सूज का सिद्धांत, मास्लो का, ठीक है, पदानुक्रम सिद्धांत, ये सभी क्या है? संज्ञानवादी हैं। इसके बाद अब आगे देखते हैं थॉर्नडाइक का सबसे पहले सीखने का सिद्धांत जो है उसको डिटेल में बहुत ही आसानी से समझते हैं। जो सीखने के विभिन्न सिद्धांत हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं, उनमें काफ़ी फेमस है थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, और इसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है, या फिर संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, या प्रयास या भूल का सिद्धांत, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया यानी कि SR थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। यस और आर क्या है ये भी आगे देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। यस से यहाँ पर होता है स्टिम्युलस और आर से होता है रिस्पॉन्स। स्टिम्युलस को हम एम या टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस जो है इसको हम एम या फिर टारगेट भी कह के संबोधित कर सकते हैं। चलिए आगे और भी डिटेल में देखेंगे इन चीज़ों को, अभी आप अब बने रहिए।
इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो वह उद्दीपक किसी विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसे में एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे SR बॉन्ड द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये जो उद्दीपक और अनुक्रिया, ध्यान दीजिएगा, यस जो है स्टिमुलस जो है उद्दीपक है, और आर जो है ये क्या है, ये प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया, आर यानी कि रिस्पॉन्स और यस स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। तो इस उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, इसके फलस्वरूप बच्चा कुछ सीखता है। ठीक है, उसी को एसआर थ्योरी या एसआर बॉन्ड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे अभी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? तो इसको साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये वाला लाइन पढ़िए तब आपका क्लियर हो जाएगा। यह बंधन अधिगम कहलाता है। जो बंधन है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच, यह कहलाता है अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक फिर से आता है या उससे मिलता जुलता उद्दीपक आता है, तो वह वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है जैसा कि उसने पहले किया है। आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये जो इसका, अगर इनकी थ्योरी को एक लाइन में एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब भी किसी व्यक्ति के सामने या किसी बच्चे के सामने कोई उद्दीपक या टारगेट, इसको टारगेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई उद्दीपक या टारगेट उसके सामने आता है तो वह विशेष प्रकार का अनुक्रिया करता है। यानी कि कुछ भी सीखने के लिए किसी टारगेट का सामने होना बहुत ज़रूरी है या उद्दीपक का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा यूपी टेट की तैयारी करने में तभी मन लगेगा जब फ्यूचर में हमें शिक्षक भर्ती आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती यहाँ क्या हो गया, शिक्षक भर्ती उद्दीपक हो गया, और यूपी टेट की जो तैयारी हम कर रहे हैं उसको अनुक्रिया हम कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि यूपी टेट की तैयारी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षक बनना है, आपको उद्दीपक सामने नजर आ रहा है, शिक्षक भर्ती, शिक्षक बनना। तो ऐसे ही एक बिल्ली को थॉर्नडाइक ने पिंजड़े में बंद किया, और यहाँ पर देखेंगे छोटा सा लीवर लगा हुआ है। ठीक है, लीवर यानी कि उस पर पैर रखेगी तो ये दरवाज़ा जो यहाँ है ये ऊपर की तरफ खुल जाएगा। और उसके बाद सामने ये भूखी बिल्ली है, इसके सामने क्या किया गया, इसके सामने एक मछली टांग दिया गया या रख दिया गया। तो ये क्या पिंजड़े में इधर उधर भागती है, भूखी बिल्ली है, और गलती से इस लीवर पे इसका पैर पड़ता है, दरवाज़ा खुलता है और जाकर बिल्ली क्या करती है, मछली को खा लेती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पिंजड़े में दौड़ते समय लीवर पे पैर पड़ा और जाकर बिल्ली ने मछली खा लिया। तो मछली खाने के लिए इसने क्या किया, क्या अनुक्रिया किया, इसको धीरे धीरे ये चीज़ प्रयास और त्रुटि के फलस्वरूप, ऐसा नहीं कि सीधे इसने यह चीज़ सीख लिया कि इस पर पैर रखेंगे तो खुलेगा, जाकर मछली खा लेंगे। इसने बहुत प्रयास किया, ठीक है, इसने गलतियां भी की, त्रुटि किया, और इन गलतियों, इन प्रयासों, इन त्रुटियों के फलस्वरूप यह क्या करना सीख गई, लीवर पर पैर रखकर दबाना और इस पिंजड़े को खोलना सीख गई। तो कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा अनुक्रिया करते हुए उद्दीपक को इसने प्राप्त किया, यानी कि टारगेट को अपने प्राप्त किया। चलिए, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, SR थ्योरी। ठीक है, एस से हो गया स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, और आर से हो गया रिस्पॉन्स या अनुक्रिया या प्रतिक्रिया उसका। चलिए, उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको इस पेज के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। सीखने के जो थॉर्नडाइक के नियम हैं, 3 मुख्य नियम हैं और इसके बाद 5 इन्होंने गौड़ नियम दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं 6 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से 5 गौड़ नियम ही इनके हैं। और मुख्य नियम है 3 प्रकार के, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, यानी कि बार बार अभ्यास करने से कोई चीज़ बच्चा सीखता है। प्रभाव का नियम क्या है कि जब किसी भी चीज़ का संतोषजनक प्रभाव उस बच्चे पर पड़ेगा तब वह बेहतर ढंग से सीखेगा या अधिगम करेगा। तत्परता का सिद्धांत या नियम क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर होगा, ठीक है, तभी वह चीज़ बढ़िया से सीख सकता है। तो अभ्यास का नियम यानी कि प्रैक्टिस करता है बार बार तो चीज़ों को सीखता है। प्रभाव का नियम यानी कि किसी भी चीज़ का उस पर कितना अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है उतना ही बेहतर ढंग से वह अधिगम करेगा, सीखेगा किसी चीज़ को। और तत्पर जितना होगा सीखने के लिए, उत्सुक होगा, तभी वह सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल
कि यूपी टेट एक बार में क्वालिफाई नहीं हुआ, बार बार आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, बार बार आपने अभ्यास किया और यूपी टेट आपने क्या किया, क्वालिफाई कर लिया। तो यूपी टेट क्वालिफाई कैसे किया, अभ्यास से। और उसके बाद एक तरीका ये हो गया बार बार अभ्यास। उसके बाद प्रभाव का नियम, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, प्रभाव उनको दिखता है कि यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे, सुपर टेट, डी++बी, रीट में, ठीक है, या सॉरी रीट नहीं, मतलब रीट तो खुद ही एक पात्रता परीक्षा है, कि यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे या सी टेट क्वालिफाई कर लेंगे तो शिक्षक बन जाएंगे। तो उनका इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है इतना ज़्यादा कि वो बेहतर ढंग से पढ़ाई करते हैं। तत्परता, यानी कि किसी चीज़ को सीखने के लिए आप अगर तत्पर हैं तो भी आप बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं। तो अभ्यास, प्रभाव या तत्परता तीनों बहुत ही जरूरी है किसी चीज़ को सीखने के लिए, ध्यान रखिएगा। और इनके गौड़ नियम 5 प्रकार के हैं: बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्य नियम। ये भी आपको याद रखना है। तो थॉर्नडाइक का एसआर थ्योरी, ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, एसआर सिद्धांत, ठीक है, सीखने का सिद्धांत आपने अच्छे से समझ लिया। आपको यह पता चल चुका है कि कोई भी बच्चा जब उसके सामने कोई उद्दीपक नज़र आता है, कोई टारगेट नज़र आता है, तो उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए बच्चा अनुक्रिया करता है, और इन दोनों के बीच जो संबंध बनता है उसी को सीखना कहते हैं। अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच जो संबंध स्थापित होता है उसी को सीखना कहते हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया। अब सीखने का जो अगला सिद्धांत हमारे सामने है वह कौन सा है, वह है पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, या कह सकते हैं हमेशा एक आध क्वेश्चन आता है। इनके सिद्धांत को अलग अलग नामों से जानते हैं: अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत, ठीक है, या फिर टाइप एस अनुबंधन भी इसको बोल सकते हैं। टाइप एस अनुबंधन प्रकार की थ्योरी पावलोव ने दिया। उद्दीपन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है, ये क्या मानते हैं, उद्दीपन को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं स्टिमुलस को, रिस्पॉन्स के बजाय। उनका मानना है कि उद्दीपक ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अब देखिए आगे, देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव ने किया। इन्होंने सबसे पहले उद्दीपन और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा व्यक्त किया था, ठीक है। इन्हें अनुबंध का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि पावलोव को अनुबंध का जनक भी कहा जाता है। अनुक्रिया और उद्दीपक, ठीक है, के फलस्वरूप क्या होता है, अनुबंध होता है। अनुक्रिया करके उद्दीपक एम को प्राप्त करना अनुबंधन है। याद रखिएगा कि अनुबंधन क्या है, अनुक्रिया या क्रिया करके उद्दीपक को प्राप्त करना अनुबंधन कहलाता है। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया है। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला कौन सा है, स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है, जो जन्मजात होती है, वह जैविकी प्रतिक्षेप क्रियाएं होती हैं। उसके बाद अस्वाभाविक अनुक्रिया जो अर्जित और मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। यहां पर आप उद्दीपन और अनुक्रिया को ध्यान से समझेंगे तभी पावलोव के सिद्धांत को समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। बहुत ही आसान से वास्तविक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर इनके थ्योरी में उद्दीपन और अनुक्रिया 2 शब्द आते हैं बार बार। तो यहाँ पर इनके थ्योरी में भोजन जो है, एक कुत्ते को बांध दिया गया और उसके जो लार ग्रंथि है उसमें ऑपरेशन करके एक पाइप डाल दी गई, आगे वो भी देखेंगे हम। तो भोजन, कुत्ते के सामने भोजन रखा गया, ठीक, तो वह क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन है। और इस स्वाभाविक उद्दीपन के फलस्वरूप क्या है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या करेगा, लार निकलने लगेगा, ठीक है, लार टपकने लगेगा। उसके बाद अगला जो प्रोसेस है, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, जैसे कि पहले भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था, लेकिन इसके साथ में एक कृत्रिम उद्दीपन, ठीक है, यानी कि एक कृत्रिम उद्दीपन, घंटी की आवाज़ भी। पहले कुत्ते के सामने भोजन रखा गया तो कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया, लार निकलना शुरू हो गया, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उसने क्या दिया, लार निकालना। फिर भोजन उसके सामने रखा गया प्लस साथ में घंटी की आवाज़ भी सुनाई गई कुत्ते को, तो फिर भी उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या हुआ कि लार निकलना शुरू हुआ। फिर फ्यूचर में क्या किया गया कि सिर्फ भोजन को हटा दिया गया, स्वाभाविक उद्दीपन को, और सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनाई दी जाने लगी। उद्दीपन को आप समझिएगा एम, लक्ष्य के रूप में, ठीक है, लक्ष्य या टारगेट के रूप में उद्दीपन को आप समझ सकते हैं। उद्दीपन यानी कि टारगेट, ऐसे याद रखिए। तो फ्यूचर में क्या किया गया, कृत्रिम उद्दीपन उसके सामने रखा गया, घंटी की आवाज़ सिर्फ सुनाई दी गई।
तो घंटी की आवाज़, क्योंकि पहले वह घंटी की आवाज़ सुना था और भोजन भी उसको मिला था, तो फ्यूचर में जब घंटी की आवाज़, कृत्रिम उद्दीपन उसके सामने दिया गया, फिर भी उसका लार निकलना, स्वाभाविक प्रतिक्रिया करना उसने जारी रखा। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ समझिएगा कि अगर यूपी टेट का शासनादेश, ध्यान दीजिएगा, यूपी टेट का शासनादेश जारी किया गया, तो आप क्या करेंगे? यूपी टेट का शासनादेश जारी होते ही आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या करेंगे? आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तैयारी करना शुरू कर देंगे। ठीक है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। तो ये आपका स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो गया। फ्यूचर में क्या हुआ कि यूपी टेट का शासनादेश भी आया, प्लस न्यूज़पेपर में छपा कि इसका शासनादेश आने वाला है। ठीक है, शासनादेश आने वाला है, सबसे पहले छप गया, और फिर शासनादेश वास्तव में भी छप गया, आ गया, शासनादेश जारी कर दिया गया सरकार द्वारा। तो यहाँ पर शासनादेश का आना स्वाभाविक उद्दीपक है, और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करना, ये क्या हो गया? घंटी बजाने जैसा हो गया, कृत्रिम उद्दीपन हो गया। तो आप फिर क्या करेंगे? तैयारी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन फ्यूचर में ऐसे ही क्या होगा कि न्यूज़पेपर में भी अगर आ जाएगा, यानी कि कृत्रिम उद्दीपन भी आपको दिया जाएगा न्यूज़पेपर में, जैसे कि बीच में छप रहा था कि शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो आप स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या दे रहे थे? तैयारी स्टार्ट कर दे रहे थे, तैयारी शुरू कर दे रहे थे, जारी कर दे रहे थे। देखिए दोनों यहाँ पर आप बस एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, यहाँ पर रियल लाइफ से इसको जस्ट समझने की कोशिश करिएगा, बाकी आप यूपी टेट सी टेट में उलझ मत जाइएगा। तो यहाँ पर यूपी टेट का शासनादेश निकला, स्वाभाविक उद्दीपन, तैयारी आपने शुरू कर दी। फिर यूपी टेट का शासनादेश निकला फ्यूचर में, और साथ में न्यूज़पेपर में भी आया, तो स्वाभाविक और कृत्रिम उद्दीपन दोनों प्रकार का आपने देखा, तो तैयारी शुरू कर दी। फ्यूचर में सिर्फ कृत्रिम उद्दीपन देखा, न्यूज़पेपर में छपा, शासनादेश नहीं आया, तो भी आपने क्या किया? तैयारी शुरू कर दिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पावलो का कुत्ते पर जो प्रयोग था, यहाँ पर देख सकते हैं, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, कुत्ता यहाँ बांधा गया, इसकी लार ग्रंथि में एक ऑपरेशन करके पाइप लगा दिया गया है, और इसके सामने, कुत्ते के सामने भोजन यहाँ पर रखा जाता है। भोजन को देखकर क्या करता है? लार निकलने लगता है। ठीक, उसके बाद फिर क्या किया जाता है? भोजन भी रखा जाता है सामने यहाँ पर, और घंटी भी बजाई जाती है। तो भोजन और घंटी दोनों, कृत्रिम और रियल दोनों प्रकार का उद्दीपन उसके सामने, वास्तविक उद्दीपन रखा जाता है, तो फिर लार निकलने लगता है। फ्यूचर में भोजन हटा के सिर्फ घंटी बजाई जाती है, तो भी कुत्ता क्या करता है? लार टपकाना जारी रखता है, यानी कि अपना स्वाभाविक प्रतिक्रिया देता रहता है। तो इस थ्योरी से, इस प्रयोग से, ठीक है, क्या स्पष्ट होता है, क्या निकल के सामने आता है, वो आप समझने की कोशिश करिए कि इस प्रयोग के आधार पर शास्त्रीय अनुबंधन को इस तरह स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए, तो इसकी पुनरावृत्ति अनेक बार अगर की जाए, तो कालांतर में स्वाभाविक उद्दीपक को हटाने पर भी अस्वाभाविक उद्दीपक से वही अनुक्रिया होती है जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो यूपी टेट सी टेट वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया उसके माध्यम से। चलिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि एक बार अनुबंधन स्थापित हो जाने पर, यानी कि जो घंटी बजाई गई, ठीक, और प्लस भोजन भी सामने रखा गया, तो यहाँ पर स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों प्रकार का उद्दीपक उसके सामने रखा गया, तो उसने अनुक्रिया क्या किया? लार टपकाना शुरू कर दिया। तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति अगर की जाए स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक का, तो फ्यूचर में उससे मिलता जुलता जब कोई सिचुएशन उसके सामने आएगा, तो भी वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही देगा बच्चा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दिया जल रहा है, ठीक, एक दिया जल रहा है और छोटा सा बच्चा है, वह जाता है और क्या करता है? दिए को छूता है। ठीक है, दीपक को छूता, हाथ जल जाता है। तो यहाँ पर दिए को उसने छुआ, प्लस साथ में उसको, पहली बार उसने दिए को छुआ, हाथ जल गया। दूसरी बार क्या हुआ कि वह दिया को छूने गया, जल गया, और आपने उसको डांटा भी साथ में। ठीक है, बच्चे को आपने डांटा भी कि दोबारा छुओगे, जलोगे तो मार भी खाओगे। तो वहाँ पर जलना स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, आपका डांटना अस्वाभाविक उद्दीपक हो गया। तो फ्यूचर में वह दिया छूने जाएगा, तो आप अगर उसको डांट भी देंगे तो वह समझ जाएगा कि हाँ जल जाएंगे, ना कि वह जलने का इंतजार करेगा कि छुएंगे तो इसको जलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक की बार बार पुनरावृत्ति की जाए, तो फ्यूचर में इससे मिलता जुलता भी कोई चीज़ आएगा। फ्यूचर में मान लीजिए ठंडी में आग सेकते हैं, कोई और जलने वाली चीज़ है, तो बच्चा उसको भी नहीं छुएगा अगर संबंध स्थापित हो जाएगा स्वाभाविक उद्दीपक और
अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच में। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारे सामने है कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इस टॉपिक से हमेशा आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। एंडरसन के अनुसार, ठीक है, अंतर्दृष्टि से क्या तात्पर्य है वो देखिएगा। अंतर्दृष्टि से तात्पर्य समस्या के हल को यकायक प्राप्त कर लेने से है, अर्थात अधिगमकर्ता प्रत्यक्षीकरण और विचारों को संगठित करके किसी समस्या का उपयुक्त समाधान प्रस्तुत कर सकता है। यह चीज़ किसने कहा है? एंडरसन ने कहा है अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के बारे में। अब आगे देखिए, कोहलर ने अपने प्रयोगों में यह निष्कर्ष निकाला कि जीव संपूर्ण वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करता है और उसके आधार पर उसमें सूझ उत्पन्न होती है, उसमें वह अपनी समस्या का समाधान करना सीख लेता है। ठीक है, इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकारियों के अनुसार जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के 5 संप्रत्यय हैं। पहला है लक्ष्य, दूसरा बाधा, तीसरा तनाव, संगठन, पुनर्संगठन। ठीक है, आगे देखते हैं। सूझ का अभिप्राय, ठीक है, सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले ऐसे विचार से है जो किसी समस्या का समाधान कर दे। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों की भली प्रकार से अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए तुरंत तत्काल क्या होता है, एक सूझ पैदा होती है और उस सूझ से इंसान उस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। इस संप्रत्यय के अनुसार कोई भी व्यक्ति समस्या के संपूर्ण आकार को देखता है, अर्थात वह समस्या की परिस्थिति के विभिन्न अंगों को समझता है एवं पूरी समस्या के संपूर्ण आकृति को देखते हुए उसके आधार पर मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम या कोई प्रतिक्रिया करता है। चलिए, अब यहाँ पर जो कोहलर है, ठीक है, कोहलर की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था। इनके थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, अब वो समझिए आप। इनके थ्योरी का क्या नाम है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि क्या हो गया? यानी कि कोई भी समस्या अगर इंसान के सामने आती है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी समस्या अगर इंसान के सामने आती है तो उसका जो हल है, उसका जो उपाय है, वो इंसान के अंदर ही समाहित होता है। ठीक है, सूझ या, इसका नाम एक बार फिर से आप ऊपर चलते हैं, देखिए, सूझ या अंतर्दृष्टि। तो ये जो अंतर्दृष्टि है क्या है? अंदर, यानी कि इंसान के अंदर ही हर समस्या का हल ढूंढने की क्षमता पहले से मौजूद होती है और एकाएक यानी कि फटाक से कोई भी समस्या सामने आती है तो सूझ द्वारा वह इंसान उस समस्या का समाधान कर लेता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए, चिंपैंजी को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, ठीक, और उसके सामने 2 डंडे रख दिए गए, एक पिंजड़े के अंदर और एक पिंजड़े के बाहर, और केले को थोड़ा दूरी पर रखा गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चिंपैंजी क्या करता है? पहले जो अंदर डंडा पड़ा हुआ है उससे केले को खींचने की कोशिश करता है, नहीं जाता है, भूखा रहता है चिंपैंजी। फिर जो अंदर लकड़ी का टुकड़ा है और जो बाहर लकड़ी का टुकड़ा है, दोनों को क्या करता है? आपस में जोड़ देता है। ध्यान रखिएगा, दोनों को आपस में यहाँ देखिए जोड़ दे रहा है। जोड़ने के बाद यह लकड़ी का टुकड़ा जो है और लंबा हो गया और इस लंबे लकड़ी के टुकड़े से केले को खींचकर वह खा जाता है। यानी कि इस केले को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जो समझ है उसके अंदर ही निहित है, अंतर्दृष्टि में ही उसके समाहित है इस समस्या का समाधान, न कि अलग से कहीं वह सीखा। ठीक, तो इसी को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर केला ऊपर टांग दिया गया है, नीचे 3 बॉक्स आपको दिख रहे होंगे। एक बॉक्स रखता है, केले को पकड़ने की कोशिश करता, नहीं मिलता है, दूसरा तीसरा बॉक्स भी रख देता है और इसके ऊपर चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। यानी कि जो समझ है, सूझ है, यह कहीं और से नहीं आई, यह उसके अंतर्निहित ही थी, अंतर्दृष्टि में ही थी। कोई भी समस्या जब सामने आता है तो अंतर्दृष्टि में अवलोकन करने के बाद इंसान में एक सूझ पैदा होती है और उस सूझ के फलस्वरूप वह चीज़ों को सीखता है और समस्या का समाधान कर लेता है। बस इसी को आपको समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को कोहलर के पूरे सिद्धांत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपको, रियल लाइफ एग्जाम्पल, तो CTET का, जब CTET की पहली बार तैयारी कर रहा था मैं, तो मैंने देखा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाया। EVS में मैंने देखा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन थे पर्यावरण के अंदर, EVS में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। तो मैंने क्या किया, 3, 4, 5 के बच्चों का, छोटे बच्चों का किताब मंगाया, देखा उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिल रही थी। ठीक है, जो CBSE की किताबें चलती हैं लोकल किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में,
ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो कुछ चीज़ें मुझे मिलती नज़र आई, तो फिर मैंने सोचा कि यह CTET एग्ज़ाम NCERT का पैटर्न फॉलो करती है, तो NCERT की किताबें डाउनलोड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ थी, मेरे अंदर ही तो थी, अंतर्दृष्टि में ही थी। और जब समस्या मेरे सामने आया कि EVS की तैयारी कैसे की जाए, मार्केट में उस टाइम कोई किताबें नहीं थी, तो मैंने क्या किया, NCERT की किताबों को इंटरनेट से डाउनलोड किया, कक्षा 3 का, 4 का, 5 का, और मुझे वहीं सारे EVS के क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, तो जब समस्या सामने आती है तो अंतर्दृष्टि या कि, ठीक है, अंतर्दृष्टि में जो चीज़ें होती हैं, जो आसपास की चीज़ें होती हैं, उनका अवलोकन करने के बाद इंसान एक नतीजे पर पहुंचता है, एक सूझ एकाएक उत्पन्न होती है और उससे वह समस्या का समाधान कर लेता है। चलिए, अब है स्कीनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अब देखिए, बहुत ही अच्छा थ्योरी हमारे सामने आया स्कीनर का। ठीक है, स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुकूलन, बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं आज के पहले। ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ में आ गया तो पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। और वह कॉन्सेप्ट क्या है कि बच्चा, देखिए ये सभी क्या है, सीखने अधिगम संबंधी सिद्धांत हैं, अधिगम की थ्योरी हैं, यानी कि सीखने संबंधी थ्योरी हैं, जो भी अभी हम पढ़ रहे हैं थॉर्नडाइक से लेके स्कीनर तक। तो स्कीनर का मानना था, बेसिक है समझिएगा, स्कीनर का मानना है कि कोई भी बच्चा किसी भी अनुक्रिया को, यानी कि किसी भी क्रिया को तब करता है या तब उससे सीखता है या सीखने की कोशिश करता है जब उसके फल स्वरूप उसको क्या मिलता है, उसको एक प्रकार का उद्दीपन मिलता है, यानी कि कोई लक्ष्य मिलता है, कुछ उसको प्राप्त होता है, संतुष्टि मिलती है। ठीक है, कुल मिला के। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक व्यवहार जिसके पश्चात एक सुखदायक उद्दीपक जुड़ा हुआ हो, उसके बार बार होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन यदि दूसरे व्यवहार की किसी दंडात्मक उद्दीपक से जुड़ा हो तो उसके होने की संभावना कम हो जाती है। यानी कि अगर संतोषजनक या सुखदायी उद्दीपक या टारगेट हमें प्राप्त होगा किसी भी काम को करने के बाद, तो हम उस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। लेकिन अगर उसके फलस्वरूप हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, नेगेटिव उद्दीपक मिला, तो फिर क्या करेंगे, हम वो काम फ्यूचर में करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे या पूरी तरह से ही बंद कर देंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक बालक के किसी व्यवहार को अगर एक मुस्कुराहट द्वारा प्रतिक्रिया दी गई, जैसे कि घर में छोटा बच्चा है, उसने कोई भी काम किया, छोटे बच्चे होते हैं, आपके घर में भी होंगे तो आप देख रहे होंगे कि अगर वह कोई भी, मान लीजिए कोई भी काम वो कर रहा है और आपकी तरफ देख रहा है और आप स्माइल दे रहे हैं उसको, ठीक है, उसका जवाब आप स्माइल से देते हैं, तो आप बार बार उस काम को करता है, उसको लगता है हाँ आपको ये काम अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको मज़ा आ रहा है, सामने वाले से उसको अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो उस काम को बार बार दोहराता है बच्चा। यही इनके थ्योरी में बताया गया है कि किसी भी कार्य को करने के फलस्वरूप अगर कोई पॉजिटिव उद्दीपक मिलता है, ठीक है, तो वह उस कार्य को दोहराता रहता है और बढ़िया तरीके से वह चीज़ों को सीखता है बच्चा। तो बालक किसी व्यवहार को अगर एक मुस्कुराहट द्वारा प्रतिक्रिया दी जाए तो बालक के द्वारा वह व्यवहार पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ऐसे व्यवहार के लिए गुस्से की प्रतिक्रिया दी जाए तो उस व्यवहार के दोबारा प्रदर्शित करने की संभावना कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अपने से रिलेटेड, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, कि अगर यूपी टेट या सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद समाज में हमारी इज्जत बढ़ती है, लोग कहते हैं हाँ अरे पढ़ने में बड़ा अच्छा है, सी टेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया है इसने, तो यहाँ पर क्या हुआ, सुखदायक उद्दीपक आपको मिला। तो इसलिए आगे फ्यूचर में आप अगर यूपी टेट की तैयारी करेंगे या फिर यस टेट, सुपर टेट की तैयारी करेंगे या DSSB किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो यहाँ पर और बेहतरीन तरीके से आप करेंगे वो काम, क्योंकि आपको उसके पहले सुखदायक उद्दीपक मिल चुका है सेम वैसा ही काम करने के फलस्वरूप। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि यहाँ पर स्किनर ने बताया भी है कि व्यवहार की पुनरावृत्ति परिमार्जन उसके परिणामों द्वारा निर्देशित होती है। जैसे कि हमने यूपी टेट क्वालिफाई किया तो हमें हमारी फैमिली में, हमारे समाज में लोग अच्छे निगाह से देखने लगेंगे कि यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई है, पढ़ने में अच्छा है। तो फिर उसकी पुनरावृत्ति कब होगी, क्योंकि हमें उसका परिणाम सकारात्मक मिला है। अगर उसका परिणाम नकारात्मक मिले, फॉर एग्जांपल यूपी टेट बार बार 3-4 बार आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक, और कोई वैकेंसी आपको आती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक, तो आप फिर क्या सी टेट का फॉर्म भर के अच्छे से तैयारी करेंगे? अगर उसके फलस्वरूप आपको कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप नहीं तैयारी करेंगे, आपका मन नहीं लगेगा फिर वैसे ही काम को करने में। ठीक, जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो व्यक्ति उसको दोहराता है, स्किनर का मानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इनका मानना है कि कोई भी कार्य का सीखना या करना
सिर्फ उद्दीपक पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक पर निर्भर करता है कि उद्दीपक कैसा मिल रहा है। जैसे चूहे को पिंजड़े में बंद कर दिया गया, यहाँ पर एक लीवर लगाया गया, एक कोई बटन था, बटन चूहे ने दबाया, फिर सामने खाने का टुकड़ा था, ठीक है, बटन दबाया तो यहाँ पर दरवाज़ा खुल गया, जाकर उसने खा लिया। तो यहाँ पर वह फिर दोबारा इस बटन को क्यों दबाएगा? क्योंकि यह दबाने से उसको खाना मिलता है, ठीक है, यह दबाने से उसको क्या होता है? संतोषजनक रिजल्ट प्राप्त होता है। इसलिए बार बार इस क्रिया को वह दोहराएगा, क्योंकि इसको दबाएगा तो फिर खाना मिलेगा, फिर दबाएगा फिर खाना मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई बिल्ली हमारे घर में आती है, तो अगर पहली बार वो घर में हमारे घुसी और पहली बार ही किसी ने उसको डंडा चला के मार दिया, तो दोबारा आपके घर आएगी? वो नहीं आएगी। लेकिन अगर वह एक बार आई, आकर उसको दूध मिल गया खाने के लिए, दूध उसने खा लिया, दोबारा आई, दोबारा भी दूध मिल गया खाने के लिए, ठीक है, किचन खुला हुआ है, तो बार बार वो आएगी, ठीक है, क्योंकि उसको संतोषजनक रिजल्ट आपके घर से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर संतोषजनक रिजल्ट, ठीक है, सेटिस्फाई करने वाला रिजल्ट ही इस पर डिपेंड करता है कि आप दोबारा वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा स्किनर का भी। इस स्किनर ने अपने प्रयोग चूहे पर किया, सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, बता ही दिया मैंने। अब यहाँ पर निष्कर्ष जो निकला वो देखिए। निष्कर्ष यह है कि यदि क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक मिलता है तो उस क्रिया को करने में शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, शक्ति में वृद्धि होती है। स्किनर के मत में प्रत्येक पुनर्बलन अनुक्रिया को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि जो पुनर्बलन, जो हमको रिजल्ट मिलता है अच्छा सा, वही क्रिया को बार बार करने में मदद करता है। अब शिक्षा में क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शिक्षा में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो महत्व है वो समझिए आप। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए उसने क शब्द सीख लिया, तो हमने उसको एक टॉफ़ी दे दिया, ठीक। फिर उसको ये होगा कि ख वर्ड हम सीख जाएंगे, शब्द सीख जाएंगे, तो हमको एक और टॉफ़ी मिलेगा। तो इससे शब्द भंडार में भी, या फिर उसने कोई कठिन शब्द सीख लिया, उसको अच्छे से समझ लिया। यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ और याद रखिएगा, कभी भी रटना और सीखना दोनों अलग अलग चीज़ है। सीखने पर बल दिया जाता है, ना कि रटने पर, याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है, वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं, ठीक है। जैसा व्यवहार इनके थ्योरी, जो इनका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इनके इस सिद्धांत के फलस्वरूप या इस सिद्धांत से आप बच्चे में कोई भी अच्छी आदत डेवलप कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। ये चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थ्योरी। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने की गति में सफलता मिलती है। स्किनर का मत है, जब भी किसी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, या संतोष क्रिया को करने में बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायक होता है। चलिए, अब बालक की भाषा विकास को देखते हैं। बालक का जो भाषा विकास है, भाषा विकास से भी क्वेश्चन आता है यूपी टेट वगैरह में। तो स्किनर के अनुसार देखिए, स्किनर के अनुसार आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की, संस्कृति की तथा सभ्यता का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, भाषा विकास के जो मेन इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है? भाषा विकास सु बो प ली। सु से क्या हो गया? सु से हो गया सुनना। बो से क्या हो गया? बोलना। प से हो गया पढ़ना। ल से हो गया लिखना। ठीक है, तो सुबोपल्ली, इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर क्या करता है? बोलना स्टार्ट करता है, फिर पढ़ना स्टार्ट, आखिरी में लिखना स्टार्ट करता है। तो सुबोपल्ली से आप इसका सही क्रम याद रख सकते हैं, एग्जाम में भी पूछा जाता है। सही सुनना क्या है? जब तक आप अर्थपूर्ण तरीके से नहीं सुनेंगे, सुनकर उसका अर्थ नहीं समझेंगे, तो वह सुनना नहीं माना जाएगा। बोलना क्या है? जब तक आप बोल रहे हैं कुछ और सामने वाले को उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, तब तक वह सार्थक बोलना नहीं माना जाएगा। पढ़ना, जब तक आप अर्थपूर्ण ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं किसी चीज़ को, जैसे उर्दू है, उर्दू आप पढ़ते जा रहे हैं, मान लीजिए आपको पढ़ना आता है, लेकिन उसका अर्थ अगर आप नहीं समझ पाते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी भाषा है, अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे तो पढ़ना नहीं माना जाएगा। ऐसे ही लिखना है कि अर्थपूर्ण ढंग से अगर आप लिखते हैं तभी उसको लिखना माना जाएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।
अब आगे देखिए, अगर सी टेट की तैयारी हम कर रहे होते, सी टेट के लिए वीडियो होता है स्पेशल, तो सी टेट में इस टॉपिक को अलग तरीके से पढ़ाया जाता, क्योंकि उसमें पैडागोजी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी टेट में, शिक्षा शास्त्र के कॉन्सेप्ट बेस वाले। लेकिन यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए भाषा विकास के फैक्ट बेस वाली चीज़ों को ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्मिथ ने शैशवावस्था में भाषा विकास के क्रम को परिणाम निम्न प्रकार से व्यक्त किया है कि जब जन्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम एग्जैक्ट है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बताना है कि जन्म से 8 महीने तक बच्चे का शब्द भंडार 0 रहता है। 9वें महीने से 10वें महीने तक वह एक शब्द सुन जाता है और इसी को बार बार दोहराता है। जैसे उसने पापा कहना शुरू कर दिया तो पापा पापा कहता रहेगा, ठीक है। मम्मा अगर कहना शुरू कर दिया तो मम्मा कहता रहेगा वो। उसके बाद 1 वर्ष का यानी 12 महीने का जब हो जाता है 3 शब्द वह सीख जाता है, लगभग 2-3 शब्द वह सीख जाता है। 1 से 3 वर्ष तक 19 शब्द, 1 वर्ष 3 महीने तक यानी कि 15 महीने तक वह 19-20 शब्द सीख जाता है। 1 वर्ष 6 महीने तक 20-22 शब्द, ठीक है। 1 वर्ष 9 महीने तक 118 शब्द लगभग। 2 वर्ष तक आयु तक वह 200 से 200 प्लस शब्दों को सीख जाता है बच्चा, ठीक है। और 4 वर्ष की आयु तक 1550, ठीक है। 5 वर्ष तक 2072, 6 वर्ष तक 2562। ये क्या है, स्मिथ द्वारा, ऐसा नहीं कि मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे ही कुछ भी उठा के छाप दिया है। बहुत ही गहरा अध्ययन करने के बाद 10 साल 15 साल अध्ययन करने के बाद ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। और आपको यही याद रखना है, क्वेश्चन क्या आएगा, जन्म से 8 महीने तक 0 शब्द आपको याद रखना है। 1 वर्ष की आयु तक 3 शब्द, 2-3 शब्द, ठीक है। और 10 माह की आयु तक यानी कि 9 महीने के पहले, 9 मंथ्स के पहले क्या होता है, बच्चे में एक भी शब्द वह नहीं जानते हैं और वो क्या बोलते हैं क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ गेस कर सकते हैं उनकी हरकतों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा विकास से संबंधित जो थोड़ी सी चीज़ें थी वो समझ में आ गई हमको। अब आगे फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, पढ़ना है, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। तो फ्रायड का व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है उसको देखते हैं। यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए हैं जो निम्न प्रकार हैं: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। चेतन मन से क्या समझते हैं हम, यह मन वर्तमान से संबंधित होता है। अर्धचेतन मन, ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़, पर जब मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो वह चीज़ एकाएक याद आ जाए, ठीक है। अचेतन मन, जो मन चेतना में नहीं होता, यह दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है, ठीक है। अचेतन मन, 3 प्रकार के इन्होंने स्तर बताए हैं, ठीक है, अपने सिद्धांत को समझाने के लिए: चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और मन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मन के आधार पर, ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया है। ध्यान रखना है आपको, इद, ठीक है, इदम, अहम और पराहम। इद, ईगो और सुपर ईगो, इनसे क्वेश्चन जरूर आता है। तो इद क्या है, इदम क्या है, ये देखिए, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। यह अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख इसमें लगता है। इदम पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। इद, ईगो, अहम द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। इद और ईगो जो है अहम जो द्वारा नियंत्रित होते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व का जो दूसरा भाग है वो है अहम। इसमें वास्तविकता पर आधारित होती है, यह वास्तविकता पर आधारित होती है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। यह मानवतावादी संबंधित होता है, ठीक है, अहम। और इसके बाद पराअहम है सुपर ईगो, यह आदर्शवादी सिद्धांत है। यह ईद और ईगो पर नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। यह पूरी तरह सामाजिक और नैतिकता पर आधारित होता है। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें प्रवृत्ति देवत्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ईद, ईगो और अहम, पराअहम, ये 3 चीजें हैं। सुपर ईगो, यहाँ पर ओडिपस और इलेक्ट्रा 2 प्रकार की ग्रंथियाँ बताई हैं, ठीक है, फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड ने के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होने के कारण अपनी माता से अधिक प्यार करते हैं और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करती हैं, ठीक है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ये 2 प्रकार की ग्रंथियाँ इन्होंने बताई हैं लड़के और लड़कियों में। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है संवेग, इमोशन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं।
यह टॉपिक अगला है। तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर, ठीक है, इमोवेयर से मानी जाती है, जिसका अर्थ है उत्तेजित करने, हलचल मचाने, उथल पुथल जैसे अर्थों में इसका अर्थ प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं, ठीक है। संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। संवेग शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार देखिए, वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की जटिल दशा है, ठीक है। रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। तो ठीक है, अगला रॉस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता हो रहती है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिकों का कभी कभी जो परिभाषाएं हैं ये भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए अलग से। अभी थोड़ी देर में आपको मैं कंप्लीट हर एक मनोवैज्ञानिक जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी परिभाषाएं, ठीक है, जो कथन होते हैं वो मैंने एक पेज पे बनाया हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए संवेग के प्रकार, मैकडूगल ने इसको 14 प्रकार की बताई हैं, ठीक है। मैकडूगल के 14 प्रकार के जो संवेग है और मूल प्रवृत्तियां हैं इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो सबसे पहला है भय संवेग, और इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। क्रोध क्या है? युयुत्सा, ठीक है। घृणा संवेग का मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। आश्चर्य संवेग का जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य शिशुरक्षा, विषाद शरणागति, ठीक है। संरचनात्मक भावना रचनात्मक। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, दे दिया होगा कि भूख संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या है। मूल प्रवृत्ति भोजन अन्वेषण का संवेग क्या है, तो आपको बताना होगा भूख, ठीक है। हास मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है, तो आपको बताना होगा आमोद, ऑप्शन में आमोद होगा। तो यही क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने इसको परिभाषित किया है, मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों। और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों के जन्म देने वाला कहा है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति जन्म व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 प्रकार के पक्ष बताए हैं मूल प्रवृत्तियों के इन्होंने। अगला देखते हैं मैस्लो का मांग का सिद्धांत। एग्जाम के लिए बहुत सेलेक्टेड है, पिछले एग्जाम में आया भी था, जो यूपी टेट कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिए इसको अभिप्रेरणा या, ठीक है, अभिप्रेरणा या मांग का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इंसान की जो ज़रूरतें होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उसको इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसको पिरामिड के रूप में दिखाया है। तो सबसे जो बेसिक नीड होती हैं सबसे नीचे इन्होंने रखा है शारीरिक ज़रूरतों को। भूख, प्यास, सोना, ये सभी क्या है? ये बेसिक नीड्स हैं, शारीरिक ज़रूरतें हैं, ठीक। तो पिरामिड पर यह कितवें स्थान पे है? पहले स्थान पे है, सबसे नीचे है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है सुरक्षा की ज़रूरत, शारीरिक, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी आदि, ठीक है। उसके बाद संबंध, यानी कि घर वगैरह की ज़रूरतें इसी में आ जाएंगी, सुरक्षा की ज़रूरत में। संबंध, दोस्ती, परिवार, जीवन साथी, ये सब क्या है? इंसान की ज़रूरतें हैं। और इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पिरामिड के माध्यम से। आत्मसम्मान में आत्मविश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें। और सबसे ऊपर शिखर पे, सबसे ऊपर वाले पिरामिड पर इन्होंने क्या रखा है? प्रत्यक्षीकरण, यानी कि समस्या निवारण, रचनात्मकता, भेद से परे तथ्यों को सुधारना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इंसान की ज़रूरतें हैं। तो इंसान की ज़रूरतों में सबसे बेसिक चीज़ें क्या हैं? सबसे निचले पिरामिड पे क्या है? शारीरिक ज़रूरतें। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मैस्लो के मांग के सिद्धांत को इन्होंने कितने भागों में पिरामिड के रूप में डिवाइड किया है? तो 5, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है? भूख, प्यास, जो बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स जब इंसान की पूरी हो जाती है तो वह क्या करता है? उसको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, यानी कि भूख, प्यास, सोना, ये सारी ज़रूरतें अगर उसकी पूरी हो रही हैं तो वह सुरक्षा पर ध्यान देता है, यानी कि शारीरिक सुरक्षा पे वह चाहता है नौकरी मिल जाए, ठीक है, ताकि पूरा लाइफ सिक्योर हो जाए। संसाधन जो और भी गाड़ी घोड़ा बाइक वगैरह हो गए। स्वास्थ्य संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी। उसके बाद क्या होता है? वह संबंध के बारे में सोचता है, संबंध वाली ज़रूरतों को, यानी कि शादी विवाह करना, दोस्त बनाना, ठीक है। उसके बाद जब ये ज़रूरत भी पूरी हो जाती है तो फिर वो आत्मसम्मान के बारे में सोचता है कि समाज में उपलब्धि हासिल करे, एक स्टेज पे पहुँचे, ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण सबसे आखिरी स्टेज है पिरामिड का, और इसमें समस्या निवारण, रचनात्मकता, भेदभाव से परे इंसान हो जाता है, तथ्यों को सुधारने लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि मैस्लो का मांग का सिद्धांत क्या है। बस यही है, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं उसी को इन्होंने 5 भागों में पिरामिड के रूप में डिवाइड किया हुआ है।
एक बार यहाँ लिखा हुआ चीज़ भी पढ़ लेते हैं। मैस्लो के अनुसार मनुष्य के आसपास अलग अलग ज़रूरतें होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं। जैसे शारीरिक जरूरत पूरी हुई तो वह सुरक्षा की बात करने लगा, सुरक्षा की जरूरत पूरी हुई तो वह संबंध की बात करने लगा। फिर उस जैसे कि अगर मम्मी पापा के साथ हम हैं तो हमें भूख यानी कि खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, सोने को मिल जाता है। उसके बाद हमें किस ज़रूरत की किस नीड की मतलब कमी खलती है कि अब हमारे पास जॉब होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास बाइक होना चाहिए, संसाधन होने चाहिए। उसके बाद क्या करता है, वह शादी करता है, संबंध बनाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर शादी जो भी कह लीजिए आप इसको, ठीक, फ्रेंड बनाता है। उसके बाद उसको आत्मसम्मान चाहिए होता है, उपलब्धि चाहिए होती है। उसके बाद प्रत्यक्षीकरण, ये सारी चीज़ें तो ये ओवरलैप कर रही हैं एक के बाद एक दूसरे को। इस प्रकार हम ज़रूरतों को एक समूह को पूरा करते हैं। ठीक, और अपने पूरे अध्ययन में मैस्लो ने मानव ज़रूरतों के पदानुक्रम को एक पिरामिड के माध्यम से बताया है, जो कि आपने देख ही लिया। इसमें सबसे बुनियादी ज़रूरतों को जीवन से संबंधित पिरामिड के आधार पर बताया हुआ है, और जबकि अधिक अमूर्त ज़रूरतों आत्म से संबंधित पिरामिड के शीर्ष पर है। यानी कि जो भी शारीरिक ज़रूरतें हैं सबसे नीचे, और जो भी कह सकते हैं कि दार्शनिक चीज़ें हैं उसको सबसे ऊपर रखा है इन्होंने। तो मैस्लो का मांग का सिद्धांत भी आपको पता चल चुका, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो भी है। अब समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। समावेशी शिक्षा को सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। समावेशी शिक्षा देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा क्या होता है, जैसे क्या है कि जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग क्या हैं, सामान्य बच्चे हैं। सामान्य बच्चे का मतलब हो गया जो अच्छे से देख सकता है, अच्छे से सुन सकता है, अपनी बातों को रख सकता है दूसरे के समक्ष, तो सामान्य बच्चे हो गए। और एक होते हैं स्पेशल बच्चे, विशेष बच्चे। ठीक है, विशेष बच्चे। तो विशेष बच्चों में कौन कौन से हो गए, विशेष बच्चों में हो गए आपके जो बच्चे चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ठीक है, किसी भी प्रकार के विकलांगता या समस्या से ग्रसित हैं। तो सामान्य बच्चों को विशेष बच्चों के साथ जब हम शिक्षा प्रदान करते हैं तो उसी को समावेशी शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसा कक्षा, ऐसा क्लास जहाँ पर सामान्य बच्चे भी हों, जिनमें कोई कमी ना हो, देख सुन अच्छे से पाते हो, सब कुछ नॉर्मल हो, चल फिर पाते हो अच्छे से, और एक जो बच्चे किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हो, तो दोनों को एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे तो समावेशी शिक्षा कहलाएगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या है आप समझ चुके हैं इन चीज़ों को। अब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है और यही आपको समझना है। और आपको ये समझना है कि समावेशी कक्षा के माध्यम से ही विशेष बच्चों को पढ़ाया जाना सबसे उपयुक्त तरीका होता है, क्योंकि अगर किसी विशेष बच्चे को सामान्य के अनुरूप व्यवहार करेंगे तभी वह बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख पाता है। समावेशी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं उसको देख लीजिए। समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली, कमजोर, औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। समेकित शिक्षा में बालकों के मानसिक स्तर का खास तौर पे ध्यान रखा जाता है, वही समावेशी शिक्षा। जो छात्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते, जैसे दिव्यांग छात्र, उनके लिए इसमें विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का उदय होता है, खुद पर, दिव्यांगता पर दया जैसे भाव नहीं रहते, वे स्वयं आम बालकों जैसे ही समझते हैं। ठीक, यह अपंग बालकों एवं उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हैं। यह विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उनमें समाज की मुख्यधारा से उनको जोड़ते हैं। तो यानी कि समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छा है किन बच्चों के लिए, जो बच्चे स्पेशल हैं, दिव्यांग हैं। चलिए, और दिव्यांग बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि उनको सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वही उद्देश्य है कि दिव्यांग बालकों को विशेष आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पहचान कर उनका निर्धारण करना या निवारण करना। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृत युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, समाज में दिव्यांगता और जो इससे संबंधित फैली बुराइयां हैं उनको समाप्त करना, दूर करना। क्योंकि जब दो बच्चे एक दूसरे के साथ, स्पेशल बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, मिलेंगे, और वह मुख्य धारा से भी जुड़ जाएंगे जो बच्चे विकलांग हैं या दिव्यांग हैं। अब अधिगम अक्षमता के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, अधिगम अक्षमता। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया या डिस्प्रैक्सिया, इन्हीं के बारे में हमेशा घुमा फिरा के पूछता है क्या है। तो यहाँ पर देखिए,
पठन संबंधी जितनी भी अक्षमताएं हैं किस नाम से जानते हैं हम उसको, जिसमें पढ़ने में दिक्कत हो? डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। ध्यान रखिएगा, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया दोनों पठन संबंधी रीडिंग डिसऑर्डर हैं, डिसेबिलिटी हैं। लेखन संबंधी जो अक्षमताएं हैं कौन कौन सी हैं? डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्रेसिया, अग्रेफिया या डिस्ग्राफिया या आसिम्बोलिया। ठीक है, तो मुख्य तौर पे डिस्ग्राफिया ही हमको मिलता है, लिखा हुआ दिखता है। लेकिन अगर एग्जाम में आपके डिस्ग्रेजिया आ गया या डिस्प्रैक्सिया आ गया, अग्रेफिया आ गया, आसिम्बोलिया आ गया, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे लेखन अक्षमता आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी भी लेखन अक्षमता के ही नाम हैं। अगला है गणितीय क्षमता। तो डिस्कैलकुलिया सभी लोग जानते हैं, ठीक है, डिस्कैलकुलिया, इसी का अलग अलग नाम है यहाँ दिया हुआ है। बाकी आपको डिस्कैलकुलिया याद रखने हैं तो आप समझ जाइएगा, जब भी डिस्कैलकुलिया है तो गणित संबंधी अक्षमता है बच्चे में। डिस्कैलकुलिया बीमारी जिसको होती है वह गणित में अच्छा नहीं होता, गणित से डर लगता है, कह सकते हैं उसको। मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अक्षमता जो होती है अफेजिया या डिस्फेजिया। मौखिक रूप से सीखने या भाषा संबंधी अक्षमता डिस्फेजिया या अफेजिया कहते हैं। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है यहाँ देख लीजिए। डिस्प्रेक्सिया जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षत के कारण सूचना गति कौशलों में निपुण नहीं हो पाती, वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो हाथ और आंखों के बीच अगर समन्वय स्थापित बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसको डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। आगे और भी हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा इन चीज़ों को। इसके बाद अब हमारे सारे टॉपिक लगभग समाप्त हो गए। अब बचा हुआ क्या है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जो कि पहले ही पढ़ा दिया गया है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो दोबारा भी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा एक छोटे से वीडियो में, तीनों जो भी हैं, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ भी वीडियो है, आप देख सकते हैं जीन पियाजे वगैरह का। अब इसके बाद 200-300 जो MCQ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए, 1.5 घंटे का लगभग क्लास हुआ। 1.5 घंटे में कितने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं फटाफट। अब देखिए, एक वीडियो बनाया जाए अगर पावलो के सिद्धांत का, थॉर्नडाइक का, तो लगभग 25-30 मिनट का बनता है। और 1.5 घंटे में हमने लगभग 7-8 मनोवैज्ञानिक, इसके साथ और भी पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया। तो थोड़ा स्पीड में पढ़ाई किया है हमने, और हो सकता है यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, उपयोगी साबित हो अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। तो चलिए अब, और हाँ, फ्यूचर में कुछ दिन बाद इस चैनल का नाम राहुल एकेडमी कर दिया जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम चेंज कर दिया जाएगा राहुल एकेडमी के रूप में। तो आप लोग फ्यूचर में जब भी आएँ तो राहुल एकेडमी देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राहुल एकेडमी क्या चीज़ आ गया सामने। टारगेट टीचर का नाम ही, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट किया है, जब भी कोई कॉल करता है, मैसेज करता है, तो कहता है, कन्फ्यूज हो जाता है, चैनल का नाम उसको याद नहीं आता। तो ये सुन के थोड़ा सा हर्ट होता है कि मतलब चैनल का नाम क्या इतना कठिन है। तो ये निष्कर्ष पे पहुँचा गया कि अपने ही नाम पे राहुल एकेडमी कर दिया जाए, जो कि ईजी रहेगा आपको याद करने में भी और सर्च करने में भी। तो राहुल एकेडमी के नाम से फ्यूचर में इस चैनल का नाम हो जाएगा, और इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन करने के बाद। पहला है, देखिए, अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है तो मैराथन क्लास के दौरान वीडियो को आप रोक के थोड़ी देर बाद या बाद में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है, बाकी अभी भी कर सकते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है गिलफोर्ड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि या भूल का सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर साइकिल चलाना या मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अगला है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अधिगम का जो सिद्धांत है, अलग अलग सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, तो उसमें से किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? क्वेश्चन नंबर 4 सही आंसर है ब्लूम। चलिए, बाकी स्कीनर, थॉर्नडाइक और कोहलर ने सिद्धांत दिया है अधिगम से संबंधित। अगला प्रश्न हमारे सामने है,
निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ए, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम में अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम है, लेकिन साहचर्य स्थानांतरण का नियम नहीं है, जो इसके मूल नियम है, गौड़ नियम है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे की बुद्धि लब्ध 90 से 110 के मध्य है, वह होगा। तो कैसा होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था इन चीज़ों को कि 90 से 100 IQ अगर बच्चे का है तो वह क्या होगा? सामान्य बुद्धि होगा। और 25 से नीचे अगर IQ है बच्चे का तो जड़ बुद्धि। अगला देखते हैं। और 140 प्लस अगर है, 140 प्लस अगर बच्चे का है तो क्या होगा? आप बताइए। 140 प्लस अगर है तो प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ठीक है, प्रखर बुद्धि वाला। अगला देखते हैं, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो निःशुल्क मतलब बिना पैसे का फ्री और अनिवार्य शिक्षा है वह 6 से 14 वर्ष के लिए है। अगला है, गॉर्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? 7 नहीं, माफ करिएगा, यहाँ 8 होगा। बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है, IQ निकालने का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उससे आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो मैंने बताया था MA/CA यानी कि मानसिक आयु, ध्यान दीजिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100, यही फॉर्मूला है IQ निकालने का, बुद्धि लब्धि निकालने का। तो मानसिक आयु यहाँ पर क्या दिया हुआ है? मानसिक आयु दिया हुआ है 5 वर्ष। IQ निकालना है हमें, ठीक है, बुद्धि लब्धि कितना है यही पता करना है। प्लस वास्तविक आयु दिया हुआ है 4 वर्ष, गुणे 100 कर देंगे, तो 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में यह कट जाएगा, ठीक है, और फिर 25 पाँचे 125 हो जाएगा, यानी कि 125 ही इसका IQ होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही कोई पूछेगा तो आप मानसिक आयु ऊपर रख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे का मानसिक आयु मान लेते हैं 4 है और वास्तविक आयु भी 4 है, गुणे 100 है, तो कितना हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर मानसिक आयु 4 है, वास्तविक आयु 4 है, 4 वर्ष है, तो IQ कितना होगा बच्चे का? कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं लगभग 150, 200, 250, लगभग 250-300 क्वेश्चन है टोटल, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं अगले मैराथन क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए जो भी MCQ क्वेश्चन है कंप्लीट पढ़ लेंगे हम, ठीक है, जो भी MCQ हैं सबको कंप्लीट टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।